नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है कविता के खेवनहार, और परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार डॉक्टर राजेश पाल और कवि रमेश कुड़ियाल। डॉक्टर राजेश पाल और रमेश कुड़ियाल जी, आपका साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर राजेश पाल मैं आपसे करता हूँ, और आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किसी कविता की जो रचना प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, वो कौन से भाव होते हैं जिनसे एक कविता पैदा हो जाती है, इस पर आपकी टिप्पणी। जी, कविता की उपज जो है वो मनस्थिति पर निर्भर करती है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में अचानक कोई बहुत अनूठा भाव आया, कोई अद्भुत संवेदना जगी और आपको लगता है कि ये श्रोताओं तक जानी चाहिए, इसको कविता के माध्यम से रचा जाना चाहिए। तो आप उसको, उस संवेदना को अपने बिंब के माध्यम से या प्रतीक के माध्यम से या किसी दूसरे शिल्प के माध्यम से आप पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक स्थिति तो ये हुई। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब आपके मन मस्तिष्क में कोई भाव, कोई विचार या कोई कल्पना आपके मन मस्तिष्क को बार बार मथती है और उसमें आपको लगता है कि ये बात कही जानी चाहिए और किसी अद्भुत तरीके से कहनी चाहिए या किसी अद्भुत शिल्प में कहनी चाहिए, तो वो आपको कविता के माध्यम से बाहर आने लगती है। तो ये कविता के उपजने की स्थितियाँ हैं। भाव कविता के अलग अलग होते हैं। जब कविता को हम चाहते हैं कि इसके केंद्र में मनुष्य है और मनुष्य की जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी सरोकार हैं, उनको केंद्र में रख करके हम एक प्रगतिशील समाज की रचना करना चाहते हैं या एक क्षमतामूलक और एक बेहतर समाज की रचना करना चाहते हैं, तो वो सारी हमारे सरोकार और चिंताएं कविता के माध्यम से आते हैं कविता में। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कविता की उपज। एक बार गर्मियों के दिनों में पानी की बहुत किल्लत हो रही थी और कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। तो मेरे मन में एक भाव जगा कि इस भावना को पब्लिक तक, जनता तक, आमजन तक कैसे पहुंचाया जाए कि पानी का हमको सम्मान किस तरह से करना चाहिए। तो मेरे मन में एक भाव आया कि पानी हूँ, मुझ में खेलो पर मुझसे मत करो खिलवाड़। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब उसके आगे पीछे की बात थी तो मुझे पानी पर और अद्भुत पंक्तियाँ मेरे सामने आई कि पानी हूँ, आग लग जाती है मेरे भी भीतर, मेरी धार पत्थर को काटती है। क्या बात है। पानी हूँ, मुझ में खेलो पर मुझसे मत करो खिलवाड़, मेरी धार पत्थर को काटती है, मुझे रखो संभाल कर इतना कि पलकों में बची रहे नमी। क्या बात है। तो जी आप कंटिन्यू कीजिए। तो बस इसी प्रकार से जो भाव आते हैं कि ये आम जनता की मैसेज जाए कि पानी की महत्ता, उपयोगिता क्या है और वो स्थायी भाव ग्रहण कर ले जन के बीच। तो यह कविता की। डॉक्टर राजेश पाल, जिस कविता को अभी आप उद्धृत कर रहे थे, मुझे स्मरण आ रहा है कि आपका एक बहुत चर्चित कविता संग्रह है पानी भीतर आग। जी। ये कविता अगर मेरी स्मृति सही है तो उसमें है। और इस कविता को हम लोगों ने भी, जब पानी पर बहस चलती है तो हम लोग भी गाए बगाए इसको बराबर उद्धृत करते रहते हैं दाएं बाएं। बहरहाल डॉक्टर राजेश पाल, आपकी हमने कविताएं भी पढ़ी हैं, कहानियां भी पढ़ी हैं, और आप दोनों विधाओं में लिखते हैं, इसलिए कविता पर यह टिप्पणी आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके पास मैं दोबारा आऊँ, इससे पहले रमेश कुड़ियाल जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि हिंदी कविता की जो वर्तमान दशा दिशा आप देख रहे हैं वो कैसी है, और कोई वो विशेष कवि जो आपके अंतस में रचे बसे हों, जिनकी कविताएं आपको उद्वेलित करती हों। इससे पहले दशा दिशा पर आपकी टिप्पणी। कविता की दशा और दिशा हमेशा सटीक होती है, सही होती है। वो अलग बात है कि पाठक अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो उसको किस रूप में
लेते हैं। जी। जैसे हम माना गोरख पांडे की बात करें तो गोरख पांडे की जो कविताएं हैं वो आग उगलती हुई कविताएं हैं। जी। तो बहुत सारे लोगों को वो बुरी भी लग सकती है जिनके खिलाफ वो कविताएं जाती है, परंतु कविताएं हमेशा जनमानस के पक्ष में ही रहती हैं। जी। और कविता का जो स्वरूप है वो भले ही बदलता रहता है। रस छंद अलंकार की मिट्टी गारे से जो कविताएं पहले लिखी जाती थी अब वो थोड़ा सा बदल गई हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं चीज़ें। तो कविताओं में भी उस प्रकार का बदलाव आया है और अब प्रतीकों बिंबों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है कविताओं में, परंतु हर कविता लोक मानस से जुड़ी हुई होती है, वो लोक की बात करती है और उसको मतलब लोगों की बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। और ख़ास तौर पर जब जब हम देखते हैं कभी कोई बड़े आंदोलन होते हैं, कभी बड़े कष्ट होते हैं, तो तब ज़्यादा प्रखर कविताएं निकलती है। कभी आपदा आती तो आपदा के दौरान बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखी जाती हैं और आंदोलनों के दौरान उस ढंग की कविताएं लिखी जाती हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखी जाती हैं और वो इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उसको किस रूप में लेते हैं, परंतु हमेशा कविता जनता की बात करती है, जनमानस की बात करती है। जी। और जहाँ तक कवियों का सवाल है जी। तो इस बीच मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स रही हैं, परंतु फिर भी पहले हमने बहुत पढ़े हैं। धूमिल को पढ़ा है, गोरख पांडे का मैंने आपको उदाहरण दिया ही है। अब उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो जहूर आलम को हमने पढ़ा है, बल्ली सिंह चीमा को पढ़ा है, डॉक्टर अतुल शर्मा को पढ़ा है, लीलाधर जोगुड़ी, मंगलेश डबराल जी और बीरेन डंगवाल जी तो हैं ही। नए कवियों में जो है रेखा चमोली अच्छी कविताएं लिख रही हैं और मनोज आर्या अच्छी गज़लें लिख रहे हैं। बल्ली सिंह चीमा के गीत जो हैं जनता के बीच से निकले हुए गीत हैं। तो इस ढंग के अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से जनता की बात ही कह रहे हैं। राजेश सकलानी जी ने बड़े प्रतीक और बिंबों के माध्यम से जनता की बात कही है। बिल्कुल कही है। जी। रमेश कुड़ियाल जी, जब आप ये पूरी फहरिस्त गिना रहे थे तो नए कवियों में कुछ बड़े महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर राजेश पाल उत्तराखंड से आ रहे हैं और पिछले दिनों में एक कोई ये उत्तरकाशी में ही कोई है सपना भट्ट, उनका एक कविता संग्रह पढ़ रहा था तो बहुत उम्मीद जगाने वाली कविताएं उसमें मुझे नज़र आई। बहरहाल थोड़ा सा विषयांतर करते हैं रमेश कुड़ियाल जी। नामोल्लेख करने का एक बहुत बड़ा संकट ये हो जाता है कि हमारी खासकर उत्तराखंड साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि से इतना समृद्ध है कि इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसमें कोई नाम छूट जाता है महत्वपूर्ण कवि या लेखक का, तो वो जरा एक समस्या हो जाती है। बहरहाल डॉक्टर राजेश पाल, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि आप गद्य में भी लिखते हैं, पद्य में भी लिखते हैं, आप कहानियाँ भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं और हमारे दर्शकों को भी ये जानना बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि प्राध्यापक आप गणित के हैं। ये बहुत शानदार संयोग है कि गणित के लोग साहित्य को लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कैसे आप विधा का चुनाव करते हैं? क्या लगता है कि कौन से विषय हैं जो कविता में कहे जाते हैं, कौन से विषय हैं जो कहानी में कहे जाते हैं? विधा का चुनाव आपकी एक जो कथ्य है जी उसकी सीमाओं पर भी निर्भर करता है और इस पर भी निर्भर करता है कि आप पाठकों तक या श्रोताओं तक अपनी संवेदना किस प्रकार से पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपके कथ्य की प्रकृति भावात्मक है जी और आप अपनी बात बहुत संक्षेप में और प्रभावी कहना चाहते हैं तो कविता बहुत अच्छा विधा है। बहुत बढ़िया। और अगर आपका जो कथ्य है वो ज़्यादा शब्दों में आप कहना चाहते हैं, जटिल है और मनोवैज्ञानिक परतें उसमें हैं या कई प्रकार की घटनात्मक परतें हैं तो उसमें कहानी बहुत उचित विधा रहती है। और अगर आपका जो विश्लेषणात्मक है कथ्य जिसमें आपको बहुत तार्किक विश्लेषण करना है तो आपके लिए निबंध या आलेख महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस पर भी निर्भर करता है कि आप जो हैं अपनी बात को किस संवेदना तक कम शब्दों में या ज़्यादा शब्दों में रखना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण
बातें हैं। आप कैसे चुनाव करते हैं? फर्ज कीजिए जी कि आप, मैंने कहा ना कि अब पानी पे ही आप बात कह रहे हैं जी, पूरा एक इस विमर्श पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, तो विषय भी क्या प्रभावित करता है विधायक के चुनाव में? हाँ, विषय क्या, आपका जो टारगेट ग्रुप है वो जी पर वो रहता है महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको अगर बहुत शॉर्ट माध्यम से और प्रभावी तरीके से बात पहुंचानी है तो आपको कविता बहुत चंद पंक्तियों में पहुंचानी है, उसकी संवेदना जगानी है। महत्वपूर्ण है कि चंद शब्दों में संवेदना जगा दें, क्योंकि आपका जो आलेख है या आपकी जो दूसरी विधाएं हैं उनको आपको पढ़वाना पड़ेगा और या उनके लिए बहुत समय चाहिए। तो इसलिए जो है कविता एक ऐसा माध्यम है संवेदना जगाने का कि जो बहुत तात्कालिक हो जाता है, लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है जी। और जहाँ तक आपने गणित का सवाल किया था, गणित हमें बहुत ही हेल्प करता है, खास तौर से कविता लिखने में, क्योंकि कविता क्या जो होता है कि एक तार्किक रूप में लेती है। उसकी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से जुड़ी हुई होती है और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति को जस्टिफाई करनी चाहिए तार्किक रूप से। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हम किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो उसमें एक मितव्ययता भी आती है हमारी कि आपके कथन जो है कम हो, उसमें आपकी वाग स्फीति ना हो, क्योंकि वाग स्फीति जो है उसके अर्थ को कम कर देती है, उसके प्रभाव को कम कर देती है कविता के। तो इसलिए गणित मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत हेल्प करता है। क्या बात है डॉक्टर राजेश पाल, गणित साहित्य में इतनी महत्वपूर्ण है, ये पहली बार हम भी समझ पाए। लेकिन इसमें डॉक्टर राजेश पाल और रमेश कुडियाल जी, मेरा अपना अनुभव ये है कि जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के हमारे हिंदी पट्टी में साहित्यकार हैं, वो कवि हों या कथाकार हों, वो लिखते हुए ये बिल्कुल सही बात है कि वो बहुत तार्किक होते हैं। और ख़ासकर अगर आप गणित की बात करते हैं तो उसमें तो पॉइंट के बाद भी आपको कोई स्कोप नहीं बचता है, तो वो बड़े तार्किक होते हैं। और बाकियों के बारे में जो हम सामान्य धारा के लोग होते हैं, हमारे बारे में ये कहा जाता है कि जब हम एक बात कह रहे हैं तो कई बार हम अंतहीन उसमें चले जाते हैं। बहरहाल रमेश कुडियाल जी, जिस तरह से डॉक्टर राजेश पाल कविता की चर्चा कर रहे थे, उससे तो ये लग रहा था कि जैसे पूरा परिवेश ये हमारा कवितामय है। और अभी आज कुछ दिन पहले मैं रसूल हमजा तो को पढ़ रहा था, जो दागिस्तान के मेरा दागिस्तान वाले रूस के एक छोटे से गांव में और पूरे अफगानिस्तान में कैसे उन्होंने घर घर में कविता को रोप दिया था। एक वो दौर था हिंदी पट्टी में, तो वो समय बहरहाल अभी कभी आया नहीं। लेकिन हमारे प्रकाशकों के स्तर पे भी ये कहा जाता है, पत्रिकाओं के द्वारा भी कहा जाता है, संपादकों के द्वारा, कि कविताएं कम पढ़ी जा रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कविताएं कम पढ़ी जा रही हैं? और उसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि अगर कविताएं कम पढ़ी जा रही हैं तो कवियों का अकाल हो गया है या कोई और कारण है? नहीं, कविताएं कम नहीं पढ़ी जा रही हैं। अच्छा, कविताएं आज भी पढ़ी जा रही हैं, बल्कि और ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। क्या बात है। पहले की अपेक्षा कवियों की संख्या भी बढ़ी है जी, कविता संग्रह की संख्या भी बढ़ी है जी, माध्यम बदल गए हैं कुछ। पहले कवि सम्मेलन खूब हुआ करते थे, कवि गोष्ठियाँ हुआ करती थी। अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अब ज़्यादातर कवि जो है फेसबुक पर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, यूट्यूब में आ रहे हैं। यूट्यूब पर तो बहुत सारे बड़े छोटे कवि छाए हुए हैं और वो खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब सुने जा रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कविता के पाठक कम हो गए हैं। जी, ये अलग बात है कि खासकर क्योंकि मैं अखबारी दुनिया से आता हूँ जी, तो अखबारों में साहित्य का जो कोना है वो कम हुआ है जी। क्या वजह है, क्यों कम हुआ? उसकी वजह ये है कि सबसे जल्दी रद्दी होने वाली अगर कोई चीज़ है तो अखबार है। अखबार आदमी समाचार पढ़ता है और किनारे फेंक देता है, जबकि साहित्य को पढ़ने के लिए एक मनन करने का अवसर चाहिए जी। उसमें गहराई होती है, उसमें समय चाहिए होता है, तो उतना समय आज लोगों के पास है नहीं। और अखबारों में क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिक्स के समाचार होते हैं, क्राइम के समाचार होते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। उसके बीच अगर साहित्य को हमने शामिल कर दिया तो वो मनोदशा पाठक की बन नहीं पाती है कि वो कविता को गहराई से भी उस पर मनन कर सके या कहानी को कोई गहराई से मनन कर सके। इसके बावजूद जो हमारे रविवार या परिशिष्ट होते हैं उनमें कविताओं के लिए भी जगह होती है, उसमें
कहानियों के लिए भी जगह होती है। हालांकि अखबारों में अब पहले जैसे लेख भी नहीं आते हैं, पहले समस्या प्रधान लेख आते थे, अब तो विज्ञप्तियों के भरोसे अखबार चल रहे हैं जी। तो साहित्य का अखबारी दुनिया से तो थोड़ा सा कटाव हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है कि कविताएं लिखी नहीं जा रही हैं या कविताएं पढ़ी नहीं जा रही हैं या सुनी नहीं जा रही हैं। आप देखेंगे तो बड़े बड़े कई कवि हैं, नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, उसमें हजारों लोग उपस्थित रहते हैं और खूब लोग पसंद करते हैं उन कवियों को जी। तो अच्छा, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं कि जो आम लोगों से दूर लगती हैं, क्योंकि उसके जो बिंब होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, वो आम आदमी की समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए छोटी गोष्ठियाँ में ही वो समझ सकते हैं। और बाकी कविता की जो एक वो है दूसरी विधा है गीत, वो तो खूब सुने जा रहे हैं, खूब लिखे जा रहे हैं और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश कुड़ियाल जी, ये जो सवाल लेकर मैं आपके पास आया था वो इसीलिए आया था, ये जो आपने पक्ष हमारे पास सोशल मीडिया वाला हमारे सामने लाए, इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने हमको बहुत सारे ऐसे नवोदित कवियों से परिचित कराया है जो अदरवाइज़ आपको मेन स्ट्रीम के अखबारों में, पत्रिकाओं में नहीं मिलते थे। तो एक तो ये आपकी बातचीत में एक महत्वपूर्ण पक्ष ये आया। दूसरा ये कि जो गीत हमारे दौर में चल रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं कविता का ही रूप है और वो खूब सुने जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश पाल जी, जैसे अभी रमेश कुड़ियाल कह रहे हैं कि कवि सम्मेलन जब होते हैं तो उसमें हजारों हजार की भीड़ होती है, पर आपने महसूस किया होगा कि उनमें से ज़्यादातर जो कवि हैं वो हैं जो छंदबद्ध कविताएं लिखते हैं। और उसी पर एक बहस हमारे यहाँ ये भी चली थी कि कुछ कवियों ने कवि मंचों को एक तरह से लाफ्टर चैनल का जैसा मंच बना दिया, कविता को बहुत ही नीचे गिरा दिया। वो एक नई तरह की बहस है, उस पर हम यहाँ नहीं जाएंगे। मैं केवल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कविता का जो निर्माण होता है उसमें छंदबद्ध कविताएं हैं, आजकल इस दौर में छंद मुक्त कविताएं जिसको हम नई कविता भी कहते हैं, क्या लगता है आपको छंद मुक्त कविताएं क्या सचमुच ज़्यादा प्रभावशाली हैं? और छंदबद्ध कवि तो छंद मुक्त कवियों पर ये भी आरोप लगाते हैं कि क्योंकि वो छंद विधान में बंधना नहीं चाहते, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने फ्री वर्स को चुन लिया, छंद मुक्त चुन लिया। देखिए, कविता का प्रभावी होना तो कविता की संवेदना पर निर्भर करता है, और कहे कविता छंद मुक्त है या छंदबद्ध है, दोनों ही तरह की कविताएं प्रभावी होती हैं जी। आपकी बात पाठकों तक किस तरीके से जा रही है बहुत बड़ी बात पर निर्भर करता है, लेकिन दोनों की अपनी विशेषता है और दोनों की अपनी सीमाएं हैं। कई बार छंदबद्ध करने में हम अपना जो मूल कथ्य है या तो उससे समझौता करना पड़ता है या हम उससे विचलन आ जाता है, हम उसको छंद को निर्वाह करने के कोशिश में हमें वो मूल कथ्य बिल्कुल पूरा नहीं आ पाता है। बिल्कुल सही। जहाँ तक मुक्त कविता की बात है तो उसमें मूल कथ्य को निर्वहन करना छंदबद्ध कविता के सापेक्ष ज़्यादा आसान है जी। तो इस प्रकार से दोनों कविताओं के दोनों जो माध्यम हैं, छंद मुक्त और छंदबद्ध, दोनों में बात आपकी कितना संवेदनापूर्ण जा पा रही है इस पर निर्भर करता है जी। और कई बार होता यह है कि आप जो छंदबद्ध कविताएं हैं वो गेयता जहाँ पर आती है या गीत संगीत होता है उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसमें गेयता में जो तुकांत है उसकी अधिक आवश्यकता पड़ती है जी। लेकिन कई बार कविता इतनी घटनात्मक होती है कि उसमें छंदबद्ध करना उसको बड़ा मुश्किल होता है और उसमें नहीं आ पाता। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने बिल्कुल स्वागत। एक घटना ऐसा था कि मैं पोस्ट ऑफिस में था गढ़ी कैंट में, और एक वहाँ पर एक चिट्ठी आई हुई थी, वो टिहरी की चिट्ठी थी, उसमें टिहरी का पता था और वो रिडायरेक्ट होकर के यहाँ पर आई हुई थी। अच्छा। तो 8 अगस्त 2008 की बात है ये है, क्या बात? लेकिन उसमें पता वहाँ का था, टिहरी तो थी नहीं। तो मुझे ये संवेदना लगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी चिट्ठी लिख रहे हैं, तो मैंने वो उस पर कविता देके लिखी। दिनांक 8 अगस्त 2008, एक शीर्षक है टिहरी की चिट्ठी। अच्छा। दिनांक 8 अगस्त 2008, पता लिखा है राम प्रसाद नोटियाल, पुरानी मंडी चौक, टिहरी जी। दुनिया में अभी भी कितने लोग हैं जो अपने पुराने दोस्तों को याद करते हैं? क्या बात है।
दुनिया में अभी भी कितने लोग हैं जो अपने पुराने दोस्तों को याद करते हैं, जिन्हें नहीं पता कि अब टिहरी का कोई पता नहीं है और उन्हें नहीं पता है दोस्त का पता। क्या बात, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि ये कविता अगर हम छंदबद्ध करें तो इसमें बहुत समायोजन करने पड़ेंगे हमको, जरूरत और ही वो नहीं, भाव, इसके बाद क्या जरूरत है जाती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी संवेदना पाठकों तक किस तरह जाए। तो दोनों तरह के माध्यम हमारे प्रभावी हो सकते हैं। गजल आज भी सशक्त और माध्यम बहुत बढ़िया माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश पाल, रमेश कुड़ियाल जी, इस बात को टिहरी पर मैंने तमाम फहरिस्त है कविताओं की, आपने रमेश कुड़ियाल जी ये कविता मैंने भी कभी नहीं पढ़ी, और मुझे भी जब आप ये कविता पढ़ रहे थे तो एक एक शब्द जैसे अंतस में उतर रहे थे। और ये बड़ी बात है कि आज भी लोग उन दोस्तों को याद कर रहे हैं जिनका पता ही वास्तव में अब नहीं है। बहरहाल रमेश कुड़ियाल जी, जैसे कि शुरू में आप एक बार साहित्यिक पत्रकारिता की तरफ आए थे इससे पहले अपने वक्तव्य में, साहित्यिक पत्रकारिता, अब जब हम अखबार पढ़ते हैं तो अब वो दौर नहीं रहा कि उसमें कहीं साहित्यिक पत्रकारिता की झलक दिखे। डॉक्टर राजेश पाल, मैं सही हूँ? जी। वो चीज़ नहीं है। जबकि एक वो दौर था जब हमारे उत्तराखंड से ही दो बहुत बड़े संपादक हिंदी पट्टी को मिले, एक मंगलेश डबराल जी और एक बीरेन डंगवाल, दोनों महत्वपूर्ण अखबारों में रहे। उस दौर में जब हम अखबार का शीर्षक पढ़ते थे तो वही खींच देता था, एक तरह से पूरी खबर को व्यक्त कर देता था। क्या वजह है, कहाँ गई वो साहित्यिक पत्रकारिता? और रमेश कुड़ियाल जी तो खुद भी उस दौर के साक्षी रहे हैं, आपने अखबार में काम किया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बतौर संपादक आपने वहाँ पर निभाई। कहाँ गई वो साहित्यिक पत्रकारिता और वो कविता का दौर जब शीर्षक कवितामय होते थे, अब क्यों नहीं है? अब इसलिए नहीं है कि लोग प्रयोग नहीं करना चाहते जी। और अखबार में इतना प्रेशर रहता है कि आपको सही समय पर अखबार छोड़ना है, तो वो बहुत जल्दबाजी में हेडिंग लगा देते हैं, बहुत गहराई से उसमें मनन नहीं करते हैं। मैं बताऊं कि एक बार जब महिला आरक्षण हुआ तो हमने तो एक हेडिंग लगाया कि दुर्ग द्वार को तोड़कर आगे बढ़ रही है महिलाएं। क्या बात है, दुर्ग द्वार को तोड़कर आगे बढ़ रही है महिलाएं। तो उस पर खूब बहस हो गई कि ये क्या हेडिंग दे दी तुमने, दुर्ग द्वार क्या होता है। तो दुर्ग द्वार आप समझ ही गए कि राजनीति में पुरुष प्रधान समाज था, तो उस पितरात्मक सत्ता को तोड़कर जो है महिलाएं आगे बढ़ रही थी, तो वो प्रयोग किया। उस पर बड़ी चर्चा हुई कि ऐसा क्या कर दिया। कुछ हमारे पत्रकार से मैं कहना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं उस बिरादरी से आता हूँ जी, परंतु पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये आरोप है, ये कई लोगों का आरोप है। वो जो है अब नौकरी कर रहे हैं। पत्रकारिता में पहले जो लोग आते थे वो ज्यादातर साहित्य विधा से आते थे और मिशनरी होते थे। जो आप बीरेन डंगवाल जी की बात कर रहे हैं, मंगलेश जी की बात कर रहे हैं, मुझे सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया है जी, किसी न किसी रूप में जी। परंतु अब जो अखबारों में संपादक आ रहे हैं वो ज़्यादातर मैनेजर आ रहे हैं। उनको इवेंट में करवाना है, व्यावसायिक पत्रकारिता बढ़ गई कि कहाँ से जो है उनको ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो इसलिए वो पत्रकारिता हाशिए पे चली गई है जो साहित्यिक पत्रकारिता है। दूसरा, हालांकि ये पत्रकारिता का विषय नहीं था यहाँ पर, परंतु क्योंकि बातचीत आ गई है उसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा, क्योंकि हमारे जो पत्रकार साथी हैं आजकल केवल विज्ञप्ति के भरोसे हैं, वो फील्ड में नहीं जा रहे हैं। जब फील्ड में जाएंगे तो कई नई चीज़ भी निकलेगी, तो वो नई चीज़ नहीं निकल पा रही है। मैं एक उदाहरण अगर आप चाहें तो दे सकता हूँ। जरूर। टिहरी डूब रहा था जी, और हम टिहरी में गांव-गांव जा रहे थे उस डूबती हुई टिहरी के दुख दर्द को देखते हुए। तो एक दिन हम एक माली देवल गांव में गए, तो वहाँ देखा कि कुछ महिलाएं मंदिर में बैठी हैं और वहाँ पर चर्चा कर रही हैं। तो एक महिला कहने लगी कि गढ़वाली में कहा उसने कि और तो जन बोलो पर मेरी नौने को ब्यो कने बोलो। अरे क्या बात है, क्योंकि वो पानी उनके आंगन तक आ गया था। मुझे लगा यार कि इस पर तो खबर बनती है, और तो जो भी हो लेकिन मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। मैंने कहा इस पर तो खबर बनती है। तो मैं उस लड़की के पास गया, मैंने कहा बेटा तेरी शादी कहाँ होगी? कहे वो स्कूल में प्रबंध कर रखा है फिर, क्योंकि हमारे आंगन में तो पानी आएगा। मैंने उसको प्रेरित किया
कि तू अपने घर वालों को ये बता कि इसी घर से मेरे को विदा करो जिस घर में मैं पैदा हुई, चाहे घुटनों घुटनों तक पानी आ जाए। क्या बात है, क्या बात है जी। तो वो ऑल एडिशन खबर बनी। और जब उस लड़की की शादी हुई तो उनके आंगन में पानी आ गया था, परंतु वहाँ पर पूरा नेशनल मीडिया आ गया। जी। तो वो कारण ये रहा कि हम वहाँ तक गए। अगर हम ना गए होते तो शायद ये चीज़ मिलती ना जी। तो ऐसे कई बार होता है ऐसा कि हम फील्ड में जाते हैं तो हमें एक नई चीज़ मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो ऐसी कविताओं में मिलता है। जी जी, अब जब हम जाते हैं कहीं तो वहाँ से कविता भी निकलती है। बिल्कुल निकलती है। अभी भूस्खलन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ जब हम जाते हैं बिल्कुल स्पॉट पे जाते हैं तो लोगों के दुख दर्द देखने को मिलते हैं, लोगों का हंसी खुशी किसी माहौल में दिखती है, तो एक कविता का भी जन्म होता है वहाँ पर। जी, तो वो होगा तभी जब हम फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाएंगे। घर में बैठे बैठे खाली कल्पना से बहुत ज़्यादा मार्मिक कविताएं नहीं निकल सकती। मार्मिक कविताएं तो हमेशा लोगों के बीच में जाके निकली। जी जी, अनुभव और दृष्टि भी बहुत जरूरी है। अनुभव और दृष्टि के साथ बिल्कुल अनुभव और दृष्टि तभी मिलेगी जब आप और अभी डॉक्टर राजेश पाल कुछ दिन पहले हम महाश्वेता देवी की जयंती को मना रहे थे, उस पर भी ये बहस आई थी कि महाश्वेता देवी इतनी सारगर्भित और जीवंत कविताएं इसीलिए लिख पाई कि वो सीधे सीधे आंदोलनों में शामिल रही और आदिवासियों के बीच हो, किसानों के बीच हो, वो स्वयं जाकर वहाँ रही। रमेश कुड़ियाल जी, जिस तरह से आप मुझे लगता है कि ये तो हमारे साहित्यिकी के लिए एक पूरे विमर्श का विषय होना चाहिए कि साहित्यिक पत्रकारिता क्यों धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आप उस दौर में पत्रकारिता करते थे, वो जो शीर्षक जिनकी मैं बात कर रहा था कि वो अपने आप में एक कविता की लाइन होती थी, अखबार का शीर्षक। उम्मीद है कि देर सवेर वो दौर फिर लौटेगा। लेकिन राजेश पाल जी, आजकल जब हम अखबार इंफॉर्मेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, अखबारों में या मेन स्ट्रीम की पत्रिकाएं अव्वल तो अब बची नहीं, लेकिन जो हैं भी उनमें जो साहित्य आ रहा है, जो कविताएं आ रही हैं, या साहित्य में कहीं कोई कविता, कई बार तो सामग्री के बीच भी कविता दुबकी बैठी रहती है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं है कविता का स्पेस अभी मीडिया में? बहुत सिमट गया है मुख्य जो मीडिया था जी, और उसके सिमटने के कारण यही है कि हमारा जो मीडिया हो गया, जो अखबार हो गए, वो जो है पूंजीवादी व्यवस्था के तरफ ज़्यादा चले गए। और चूँकि साहित्य एक ऐसी विधा है जिसके पाठक उस तरीके से नहीं है जिस तरह से और जो सनसनी खबरें हैं उसके हैं। और दूसरा, उनको जो विज्ञप्ति है वो इसके माध्यम से जो साहित्यिक पत्रकारिता है उसमें कम मिलती है, तो उन लोगों ने उसकी तरफ से उसको ध्यान देना कम कर दिया। और हमारा जो सोशल मीडिया है आजकल, उसके बहुत अच्छी कविताएं आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो विकल्प तो हमेशा तैयार रहते हैं। विकल्प तैयार रहता है जी। रमेश जी आप जरूर डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूँ कि बिना विज्ञापनों के पत्रिकाएं नहीं चल पाती और साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनकी पाठक संख्या सीमित होती है। तो मैंने कई बार देखा आधारशिला और दूसरी मैगजीन बहुत मुश्किल से निकल पा रही थी, तो उसका बड़ा कारण यही है कि उनको आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है कहीं से कि वो अपना प्रकाशित कर पाएं। ये बड़ी समस्या है। क्या वजह है, क्यों नहीं है? अब ये समीकरण समझ में नहीं आता। क्या समाज की साहित्यिक दृष्टि बिल्कुल ख़त्म हो गई है? अगर एक पत्रिका या एक अखबार साहित्यिक दृष्टि से आ रहा है तो उसको पढ़ने में क्या हर्ज है? बहुत संक्षेप में। दरअसल जो आजकल समय नहीं है लोगों के पास, वो सरसरी निगाह से आजकल अखबारों में भी ये हो गया है कि वो हेडिंग पढ़ते हैं और पॉइंटर्स पढ़ते हैं, अंदर की पूरी खबर कोई नहीं पढ़ता। कोई नहीं पढ़ता जी। यहाँ तक कि हम जो पत्रकार साथी हैं जो काम करते हैं अखबारों में, हम भी पूरी खबर नहीं पढ़ते हैं जी जी। अगर एक खबर जो मैंने एडिट की वो तो मैं पढ़ूंगा, परंतु दूसरी खबर जो मैंने एडिट नहीं की वो उसको मैं भी नहीं पढ़ता, खाली हेडिंग देखता हूँ, पॉइंटर से देखता हूँ और मैं समझ जाता हूँ पूरी खबर क्या होगी जी। तो इसलिए, और साहित्य में क्योंकि हम अगर एक कविता पढ़ेंगे तो वो पूरी पढ़नी पड़ेगी, एक एक शब्द में उतरना होगा। एक कहानी पढ़ेंगे तो पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके उसका सार निकलेगा। तो उतना समय नहीं है लोगों के पास। ये कुड़ियाल जी और राजेश जी, ये बात मैं इसलिए लेके आया था कि अल्टीमेटली हमारे पास पत्रिकाएं तो है नहीं, साहित्यिक पत्रिकाएं, तो अखबार और मेन स्ट्रीम की पत्रिकाओं के जरिए ही साहित्य और कविता हम तक आ सकती है। बहरहाल
ये इतना शानदार विमर्श है कि इस पर लंबी बातचीत की जा सकती है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा होती है। डॉक्टर राजेश पाल और रमेश कुड़ियाल जी, आप साहित्यिकी के इस मंच पर आए, आपसे बातचीत करके साहित्यिकी का ये मंच भी समृद्ध हुआ, इसके लिए आप दोनों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।